तो स्वागत आप सभी का मोटो H40 नियो के लॉन्ग टर्म रिव्यू में। जब से ये फोन लॉन्च हुआ है ना, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ, और जब भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है हर बार ये फोन ने कुछ अलग स्पेशल फील कराया है। लेकिन जानेंगे सभी कुछ क्या बढ़िया है इस फोन के बारे में और क्या क्या चीजें इसमें खामियां मिलती हैं। और अगर आज की टाइम में अगर आप इस फोन का वेट कर रहे हैं कि भाई ये स्टॉक में आएगा, आप इसको खरीदेंगे, तो भाई क्या ये वेट करना वर्थ इट होगा या फिर आपको किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि जैसे कि OnePlus Nord C3 हो गया, iQOO Z7 Pro हो गया, या फिर आपको वेट करना चाहिए इस फोन को लेके। जानेंगे सब कुछ डिटेल में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं इस मोटो H40 नियो की लॉन्ग टर्म रिव्यू की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। भाई एक चीज तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि मोटोरोला ने अपने फोन में यानी कि मोटो H40 नियो में जो चीज पैक करी है वो शायद ही कोई और कंपनी आपको दे। सबसे पहली चीज इसका जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है, डिजाइन है, इससे आपको मैं कहता हूं प्यार हो जाएगा। आप इसको वन हैंड फील के हिसाब से देख लीजिए, ओवरऑल लुक वाइज भी देखेंगे तो आपको ये फोन कमाल का लगेगा। इसका जो कर्व डिस्प्ले है वो आपको शानदार मिलता है, और जो इसका बैक पैनल है, स्पेशली जो वीगन लेदर बैक पैनल है, वो आपको कमाल की इन हैंड ग्रिप भी देता है और इसके डिजाइन से आप बोर नहीं होने वाले हैं। और साथ ही IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट के कारण आपको इसको इस्तेमाल करने में भी कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन दोस्तों मेरे यूसेज के दौरान मैंने एक चीज बड़ी इसमें महसूस करी, वो है इसका फ्रंट ग्लास प्रोटेक्शन। यहाँ पर कंपनी ने ऐसा कुछ भी सर्टिफिकेशन नहीं दिया है, जिसके कारण बैक ऑफ द माइंड मेरे ये रहता था कि यार मैंने स्क्रीन गार्ड देखो नहीं लगाया इसमें अपने यूसेज के दौरान, और ऐसा कोई मेजर स्क्रैचेस भी नहीं देखने को मिले, इवन दो इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। अपने यूसेज के दौरान मैंने एक चीज महसूस करी, मैंने इसके साइड बाय साइड Samsung Galaxy S22 Ultra भी इस्तेमाल किया और ये फोन भी इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो हैप्टिक मोटर है वो काफी जबरदस्त मिलता है, यानी कि इस पे इसके मुकाबले एटलीस्ट। अब देखो मोटो H40 का जो वाइब्रेशन मोटर है ना, वो पावरफुल तो मिलता है, लेकिन जो प्रिसाइज माइक्रो वाइब्रेशन होते हैं, जो एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिलता है, वो चीज यहाँ पर नहीं मिलेगी ना। बात करें सेंसर्स की, तो देखो फ्लैगशिप फोन में और एक बजट फोन में यही एक डिफरेंस आता है कि बजट फोन में सेंसर्स की कुछ कमियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मेजर कमी आपको महसूस नहीं होगी। यहाँ पर आपको NFC भी मिलता है, तो मान लीजिए अगर आपको वायरलेसली पेमेंट करना है तो आप NFC के थ्रू आराम से कर पाएंगे। यानी कि इस प्राइस सेगमेंट में कुछ ही चुनिंदा फोन है जो NFC देते हैं। एक सैमसंग का फोन हो गया, सैमसंग अपने फोन्स में NFC देता है, और OnePlus Nord C3 आपको NFC देते हैं, और मोटो H40 नियो भी आपको NFC देता है। बाकी इसका जो ई-कॉम्पास वगैरह है वो काफी प्रिसाइसली काम करता है। अगर आप गूगल मैप्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, GPS लॉकिंग बहुत जल्दी से हो जाता है। बात करें प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो वो भी बढ़िया से काम करता है कॉल के दौरान, और जैसे आप कान के पास ले जाते हैं स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो सेंसर के मामले में ये फोन आपको निराश नहीं करने वाला। अपने यूसेज में मैंने यही चीज महसूस करी। नाउ बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो ये फोन आपको उसके हिसाब से भी निराश नहीं करने वाला। देखो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है वाइड बैंड L1 के साथ साथ HDR का भी, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स में सर्टिफिकेशन देख रहे हैं तो आपको वहां पर HDR का प्लेबैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फुल HD में चलेगा, लेकिन वहां पर डॉल्बी विजन और HDR का प्लेबैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन YouTube में अगर आप चलाते हैं तो वहां पर मिल जाता है। देखो अनटिल अनलेस अगर आप कंपेयर नहीं करते हैं किसी और फोन के साथ, तो आपको स्टैंड अलोन किसी का भी डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले अगर वो कर्व्ड है, तो आपको काफी कमाल की विजिबिलिटी दिखती है। देखने वाली चीज ये है कि फोन का जो डिस्प्ले है वो कलर एक्यूरेट कितना है, उसका जो कलर कैलिब्रेशन है वो कैसा है। यहाँ पर आपको कलर कैलिब्रेशन काफी अच्छा मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप वीडियो में एक्सपीरियंस देख लीजिए, अगर आप गैलरी में फोटोज वगैरह देख रहे हैं तो वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। उसी के अलावा डे लाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिस्प्ले काफी ब्राइट हो जाता है, और लो लाइट में भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन भी मिल जाता है। यानी कि अगर आप अंधेरे में भी इसका डिस्प्ले इस्तेमाल कर रहे हैं, रात के वक्त इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप करते भी हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके चलते आपकी आंखों में स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। वैसे इस फोन को यूज करने के दौरान मैंने इसको फोर्ज 120 हर्ट्ज पे रखा। इसका जो ऑटो वाला ऑप्शन है वो भी काफी अच्छा काम करता है, लेकिन फोर्ज 120 हर्ट्ज से मैंने एक चीज नोटिस करी कि भाई 90% ऑफ एप्स जो हैं 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे ही रहते हैं, यानी कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट उतना ही रहता है, और ज्यादातर एप्स जो है स्मूथ नजर आते हैं। यानी कि डिस्प्ले के हिसाब से आप निश्चिंत हो जाइए, आपको बढ़िया लेवल का डिस्प्ले मिलता है इस प्राइस में। और इसी के साथ साथ अगर आप ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें, जहां पर ऑडियो भी आता है, तो देखो इसके स्पीकर्स काफी ज्यादा लाउड चले जाते हैं। अगर आप हाईएस्ट वॉल्यूम में रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा कानों में चुभता है, श्रिल लगने लगता है, लेकिन भाई लाउडनेस की कमी नहीं है। यहाँ पर आपको स्टीरियो सेपरेशन भी जो स्पीकर्स से जो मिलते हैं वो भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे। स्पीकर के मामले में देखो मोटोरोला अच्छा काम करता हुआ आया है, और यहाँ पर भी आपको वही चीज मिलती है।
एंड नाउ कमिंग टू द कैमरा ऑफ दिस फोन, यहाँ पर देखो एक अपडेट आया था जब से ये फोन लॉन्च हुआ है, बस एक ही अपडेट आया, उसके बाद कंपनी थोड़ा सा शांत सी हो गई है। यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज ऐड किया है इनके कैमरा में, नेचुरल मोड और एक ऑटो एनहांस मोड। लेकिन मेरे यूसेज के दौरान मैंने यहाँ पर देखा कि भाई इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि अगर आप पिक्चर सैंपल देखें तो आपको बिल्कुल डिफरेंस नजर नहीं आएंगे। मुझे लगता है इन लोगों ने पता नहीं क्यों इसको ऑप्टिमाइज सही से नहीं किया, सही से और करना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि ज्यादातर पिक्चर्स जो है अगर आप इसके प्राइमरी कैमरा से खींचते हैं यानी कि स्टॉक कैमरा से, स्लाइटली ओवर सैचुरेटेड नजर आते हैं। लेकिन भाई हर मर्ज की दवा है, यानी कि हर कैमरा के मर्ज की दवा है जी कैम। यहां पर मैंने जी कैम भी इंस्टॉल किया और भाई बिलीव मी यहां पर बिल्कुल ही पिक्चर्स में जान बोलते हैं ना वो डाल दी। हालांकि इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा पिक्चर ले लेता है। ज़्यादातर टाइम में आपको थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड और ज़्यादा वाइब्रेंट नज़र आते हैं, लेकिन जी कैम से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। इनफैक्ट जी कैम जो है कुछ जगहों पर आपको ज़्यादा बेटर काम करता हुआ नज़र आता है, इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स भी और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपोजर लेवल भी। यहाँ पर आपको कलर्स जो है वो काफ़ी नेचुरल मिलते हैं, और अगर आपको नेचुरल कलर्स पसंद है तो जी कैम आपको ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए Moto Edge 40 Neo लेते वक्त। अगर आपके पास ये फ़ोन है तो भाई जी कैम इंस्टॉल करके देखो, आपके जो कैमरा ओवर सैचुरेटेड जो प्रॉब्लम है वो आराम से सॉल्व हो जाएगी। जी कैम का लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। ना रही बात ह्यूमन शॉट्स की, तो यहाँ पर स्किन टोन ज्यादातर जगहों पर सही से रखता है ये मेंटेन, और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में एक और ऑप्शन मिलता है, 3 लेंसेज की स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, 24mm, 35mm एंड 50mm। वैसे तो ये देखो डिजिटली काम करता है, लेकिन आपको जो फील है वो एकदम काफी हद तक DSLR वाली फील देता है अगर आप 50mm में शूट करते हैं तो। अब देखो इस फोन का मैंने काफी सारे कंपैरिजन कर रखे हैं। अगर आपको डिटेल कैमरा कंपैरिजन देखना है इनके कंपटीशन के साथ, जैसे कि OnePlus Nord C3 हो गया, iQOO Z7 Pro हो गया, उसका भी हमने कंपैरिजन कर रखा है, तो आप वो भी वीडियोस जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। हमने इन डेप्थ कंपैरिजन कर रखा है, उसमें कैमरा कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात इस फोन के फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर देखो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो कभी कभी तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ज्यादातर सिनेरियोज में मान लीजिए आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन अगर आप खींच रहे हैं, स्पेशली HDR में खींच रहे हैं, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, तो वहां पर थोड़ा सा स्किन टोन को ये ग्रेइश सा कर देता है। अगर आप इसके बैक कैमरा से भी खींचते हैं तो वहां पर भी हल्का सा स्किन टोन को मैनेज नहीं कर पाता है, लेकिन अगर आप जी कैम इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज भी सॉल्व हो जाती है। बाकी अगर आप नाइट पिक्चर्स भी देखें तो यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंस नजर आता है। जी कैम देखो काफी ज्यादा टाइम लेता है खींचने में, अगर आप नाइट मोड में खींचते हैं अराउंड 6 to 7 सेकेंड्स तक, इतने में तो भाई आपका हाथ हिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप इसके स्टॉक कैमरा से खींचते हैं तो नाइट मोड में आपको स्टॉक कैमरा बेहतर काम करता हुआ नजर आएगा। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपोजर लेवल देख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सैचुरेशन लेवल। ना बात करें वीडियोस की, तो इसका जो प्राइमरी कैमरा है उससे आप 4K तक शूट कर सकते हैं 30 FPS और 1080p 60 FPS तक आप शूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अल्ट्रा वाइड से 1080p 60 FPS में शूट करना है तो उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप या तो 4K 30 FPS या तो 1080p 30 FPS शूट कर सकते हैं। प्राइमरी कैमरा आपको ओवरऑल बढ़िया वीडियो क्वालिटी देता है। इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन ले लीजिए, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंपोजिशन ले लीजिए, यानी कि पिक्चर का जो क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छा लगेगा। देखो इस प्राइस में अगर कैमरा के हिसाब से देखें तो सिर्फ और सिर्फ कैमरा के हिसाब से तो आपको बेटर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल वीडियो भी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो देखो आपको ओवरऑल इसका जो कैमरा है काफी अच्छा लगेगा, यानी कि यूजेबल वीडियो भी मिलते हैं, और जी कैम इंस्टॉल करने के बाद जो ओवरऑल कैमरा है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। यानी कि कैमरा के हिसाब से भी अगर आप इस फोन को देखें तो आपको निराश नहीं करने वाला। एंड नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर ऑफ दिस फोन, यहाँ पर आपको मिलता है क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड। यहाँ पर देखो मोटोरोला जो है MyUX UI का इस्तेमाल करता है, जो कि आपको ब्लोटवेयर बिल्कुल भी नहीं देता है, स्मूथ UI मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोटोरोला का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इस फोन में, यानी कि यहाँ पर आपको जो ऐप्स चाहिए, जो चीज़ मिनिमम चीज़ें चाहिए होती है वो आपको मिलती है। एक्स्ट्रा आपको मोटोरोला के जेस्चर्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थिंगशील्ड की सिक्योरिटी मिलती है, जिसके चलते यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर जैसा ऑप्शन मिल जाएगा, फैमिली स्पेस जैसा ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके चलते अगर आपको इस फोन में कोई पैरेलली ऐप इस्तेमाल करना है, यानी कि डुअल व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिक्योर फोल्डर में भी डाल सकते हैं, जिसके चलते आप एक फोन में 2 अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप के। तो ये ऑप्शन आपको इस फोन में मिल जाता है, जो मुझे काफी बढ़िया लगा। अगर आपको गैलरी में कोई फोटो को सिक्योर फोल्डर में डालना है तो वो भी चीज आप आराम से कर पाएंगे इस फोन में। देखो जो एवरेज कंज्यूमर होता है वो नॉर्मली या तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ब्राउजिंग वगैरह कर लिया, मान लो एक्स्ट्रा एक ऐप अमेजोन या फिर कोई फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट ऐप यूज कर लिया, यानी कि 5-6 ऐप अपने रैम में ये फोन रखता है। और आमतौर पे आम को इस्तेमाल जो करता है फोन, वो भी इतने ही ऐप्स लगभग इस्तेमाल करता है। तो उसके हिसाब से ये फोन आपको बढ़िया रैम मैनेजमेंट भी देता है। तो सारे सॉफ्टवेयर की चीजों को एड करने वाला है इसका MediaTek Dimensity 7030 प्रोसेसर, और यहां पर आपको मिलता है UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम। इसका जो प्रोसेसर एंड स्टोरेज है चीजों को बढ़िया से हैंडल करता है, ये चीज मैंने देख ली है। यानी कि अगर आप इसका देखो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट वगैरह हमने सारी चीजें रन करी है इसमें बढ़िया से थरली, और गेमिंग भी करी है लगभग आराम से 1-1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक। देखो इस फोन में एक लेवल तक ये थ्रॉटल करता है। अगर आप BGMI वगैरह देखें तो हमने इसको में आराम से 1.5-2 घंटे तक गेमिंग करी है, और जो एवरेज FPS है वो लगभग 55 से 60 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है जिससे आपका जो गेम है वो इंपैक्ट होगा, ना ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सटल सा फ्लक्चुएशन मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और गेम प्ले में ये ऐसा नहीं करता है, आपको स्मूथ गेम प्ले मिल जाता है। और यही चीज आपको एसफोर्ड 9 हो गया, COD हो गया, ये सारी चीजों में आराम से 60 FPS के आसपास आपको फ्रेम रेट मिल जाते हैं अगर आप लंबे समय तक गेमिंग भी करते हैं। एंड फाइनली बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। और देखो इनिशियली जब ये फोन आया था थोड़े बहुत यहाँ पर बैटरी ड्रेन इश्यूज देखने को मिले थे, यानी कि आइडल ड्रेन। स्पेशली अगर आप इस फोन को 5G में कनेक्ट करके रखते थे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही आइडल ड्रेन मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा करता था, लेकिन अपडेट के बाद ये चीज सॉल्व हो चुकी है और आइडल ड्रेन ऐसा कोई मेजर नहीं नजर आया मुझे। और मेरी इस के दौरान ये फोन जो है आराम से 1 दिन चला है, और कभी कभी तो 1 दिन से स्लाइटली थोड़ा ज्यादा भी है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको इन द बॉक्स 68 वॉट्स का चार्जर मिलता है, जो कि इस फोन को काफी बढ़िया तरीके से चार्ज कर देता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप दोनों में ही ये फोन आपको निराश नहीं करने वाला है। एंड फाइनली द बिग क्वेश्चन कि भाई क्या आपको वेट करना चाहिए Moto Edge 40 Neo के लिए, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है, या फिर उसके तरफ आपको जाना चाहिए। देखो अगर आपकी प्रायोरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ एक बढ़िया डिजाइन, बढ़िया IP रेटिंग, कमाल के स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही इनहैंड फील्ड आपके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, और आपको स्टॉक यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, स्टॉक UI का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये फोन आपको डेफिनेटली वो सारी चीजें देता है। और आपको इसी का वेट करना चाहिए, जब ये स्टॉक में आएगा तब आप खरीद लेना। लेकिन उसके अलावा बाकी और फोन्स हैं जो आपको कुछ चीजें बढ़िया देते हैं। फॉर एग्जांपल OnePlus Nord C3 है, उसमें आपको जो ओवरऑल बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी, इवन जो कैमरा है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन आपको जो स्टॉक यूजर एक्सपीरियंस है वो नहीं मिलेगा, IP रेटिंग जो है वो नहीं मिलेगी। बाकी उसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस ही चाहिए और आपको बाकी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड से फ़र्क नहीं पड़ता और बाकी चीज़ों से यानी कि अल्ट्रा वाइड कैमरा से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके लिए iQOO Z7 Pro है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के हिसाब से खरीदना है इस प्राइस में। तो इन दोनों फोन्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको वेट नहीं करना है तो। ऑलराइट गाइस, तो ये था Moto Edge 40 Neo का लॉन्ग टर्म रिव्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ और पूछना है इस फोन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो आप, हम जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।